हम उन नक्शों की बात कर रहे हैं जो लगभग 1300 के दशक में बनाए गए थे। क्या होगा अगर प्राचीन मिस्र के इतिहास की सबसे बड़ी खोज सोना, ममी या फिरौन का मकबरा न हो? सक्कारा मिस्र का सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, लेकिन एक ऐसा नक्शा जो कुछ ऐसा दिखाता है जिसे कोई समझा नहीं सकता। 2024 की शुरुआत में सक्कारा की रेत के नीचे गहराई में शोधकर्ताओं की एक टीम ने 5000 साल से भी अधिक पुराने एक सीलबंद मकबरे का पता लगाया। यह एक वास्तविक खजाना था। इसके अंदर एक रहस्यमय कलाकृति मिली जिसने विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। मिस्र में मिला अमेरिका का 5000 साल पुराना नक्शा एक गहरा रहस्य उजागर करता है। एक ऐसा रहस्य जो प्रारंभिक सभ्यताओं के बारे में हमारे अब तक के ज्ञान को पूरी तरह से बदल सकता है। सक्कारा में सीलबंद कक्ष। 2024 के शुरुआती महीनों में सक्कारा के पास एक असाधारण खोज की गई जो मिस्र के प्राचीन साम्राज्य की राजधानी मेम्फिस के कब्रिस्तान के रूप में कार्य करने वाला विशाल प्राचीन कब्रिस्तान है। मिस्र के पुरातत्व अधिकारियों और जर्मनी के विशेषज्ञ पुरातत्वविदों के एक समूह से बनी एक संयुक्त उत्खनन टीम शाही मकबरे के निर्माण में सहायक प्रारंभिक प्रशासनिक संरचनाओं, गोदामों और भंडारण सुविधाओं के संकेतों की खोज में लगी हुई थी। मिट्टी की ईंटों के ढहने और हवा से उड़कर आई रेत की परतों ने इलाके के बड़े हिस्से को ढक रखा था, जिससे काम बहुत मुश्किल और धीमा हो गया था। लेकिन टीम ने जो खोजा वह उनकी उम्मीदों से कहीं बढ़कर था। जिसे लंबे समय से मलबा मानकर नजरअंदाज किया जा रहा था, उसके नीचे उन्हें एक बंद कक्ष की रूपरेखा मिली। प्रवेश द्वार सदियों से जमा रेगिस्तानी मलबे के नीचे छिपा हुआ था, जो देखने में बिल्कुल सुरक्षित लग रहा था। आसपास के क्षय के बावजूद उसका पत्थर का चौखट अभी भी बरकरार था। उन्होंने बड़ी सावधानी से प्रवेश द्वार को ढकने वाली परतों को हटाया और नीचे अंधेरे कक्ष में उतरे। अंदर हवा प्राचीन मिट्टी की गंध से भरी हुई थी और राल के हल्के निशान भी थे, जिसके बारे में माना जाता है कि इसका उपयोग मकबरे के आंतरिक भाग को सील करने के लिए किया गया था। दीवारों पर धुंधले चित्रलिपि खुदे हुए थे। हालांकि ये शिलालेख आम अंत्येष्टि ग्रंथों से भिन्न थे। यहां देवताओं और फराओं के बजाय बार बार दोहराए गए ज्यामितीय पैटर्न और आकाश और जल की ओर इशारा करने वाले प्रतीकात्मक रूपांकन दिखाई देते थे। कक्ष के अंतिम छोर पर पिछली दीवार से सटा हुआ गहरे बेसाल्ट पत्थर का एक बड़ा सेसिपाए सपाट शिलाखंड था, लगभग 2 मीटर ऊंचा और 1 मीटर से अधिक चौड़ा। इसकी सतह चिकनी थी लेकिन घिसी हुई थी, जिस पर एक विशाल पैटर्न उकेरा गया था जो लगभग एक छोर से दूसरे छोर तक फैला हुआ था। खुदाई दल की प्रारंभिक व्याख्याओं से पता चला कि यह एक शैलीबद्ध मानचित्र हो सकता है, संभवतः नील नदी का एक अमूर्त प्रतीक जो उपजाऊ भूमि से होकर बहती है, जो मिस्र की मूर्तिकला में एक आम विषय है। फिर भी इस संरचना में कुछ विचित्र आकर्षण था। उस पत्थर का अर्थ केवल प्रतीकात्मक ही नहीं था। ऐसा माना जाता था कि वह आगे के विश्लेषण की मांग करता था। पत्थर पर खुदी हुई आकृति को आधुनिक स्थलाकृतिक आंकड़ों के साथ मिलाने के लिए उपग्रह इमेजिंग विशेषज्ञों को बुलाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक नतीजों ने सबको चौंका दिया। ये आकृतियां किसी भी जात मिस्र के भूदृश्य से मेल नहीं खाती थीं। इसके बजाय वे उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के तटों और भौगोलिक विशेषताओं को प्रतिबिंबित करती हुई प्रतीत होती थीं। जब भू आकृति झूठ नहीं बोलती। अगले कुछ हफ्तों में शिलाखंड का सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया गया। लिडार स्कैन, मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजिंग
और 3D सतह मानचित्रण का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने कथित तौर पर उस आश्चर्यजनक सटीकता का पता लगाया जिसके साथ पत्थर ने पूरे महाद्वीप को चित्रित किया था। दरअसल 2 महाद्वीप। सबसे आश्चर्यजनक बात बेसाल्ट पर उकेरी गई आकृतियों की कथित अविश्वसनीय सटीकता थी। कोई भी स्पष्ट रूप से एक हुकनुमा प्रायद्वीप को देख सकता था, जिसका आकार और वक्रता कथित तौर पर फ्लोरिडा प्रायद्वीप से उल्लेखनीय सटीकता के साथ मेल खाती थी। दक्षिण की ओर एक विशाल भूभाग युकाटन प्रायद्वीप से काफी मिलता जुलता था, जिसकी रूपरेखा मैक्सिको की खाड़ी के प्रवेश द्वार से लगभग पूरी तरह मेल खाती थी। मानचित्र के पश्चिमी किनारे पर एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी रेखा थी जो दक्षिण अमेरिका के प्रशांत तट पर फैली एंडीज पर्वत श्रृंखला की तरह दिखती थी। मानचित्र के मध्य भाग में बना एक चौड़ा गड्ढा अमेज़न बेसिन से काफी मिलता जुलता था, जो अपने विशाल वर्षावन और शक्तिशाली अमेज़न नदी प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से कोई भी विशेषता अस्पष्ट या सामान्यीकृत नहीं थी। वे भौगोलिक रूप से सटीक थीं, जिनमें ऊंचाई में परिवर्तन, नदी के मार्ग और तट रेखाएं दिखाई गई थीं, जो वर्तमान उपग्रह डेटा से इस हद तक मेल खाती थीं कि विशेषज्ञों का कहना है कि यह महज संयोग या कलात्मक स्वतंत्रता से कहीं अधिक है। कुछ विशेषज्ञों ने शीघ्र ही महसूस किया कि यह कोई पौराणिक या प्रतीकात्मक मानचित्र नहीं था। यह नक्शा अमेरिका का बेहद सटीक स्थलाकृतिक चित्रण प्रतीत होता है, जिसे लगभग 5000 वर्ष पूर्व बनाया गया था, यानी उस समय से बहुत पहले जब किसी भी जात सभ्यता का नई दुनिया से संपर्क हुआ था। हालांकि इसकी सार्वजनिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस तरह की खोज के निहितार्थ बहुत गहरे हैं। एक प्रमुख भूगोलवेत्ता ने कथित तौर पर कहा कि यह नक्शा इतिहास को पुनर्लिखता है, जो इस खोज से जूझ रहे पुरातत्वविदों और इतिहासकारों की भावना को प्रतिध्वनित करता है। सदियों से इतिहासकारों का मानना रहा है कि प्राचीन मिस्रवासियों को अफ्रीका और भूमध्य सागर से परे के भूभागों का कोई ज्ञान नहीं था। हालांकि यह पत्थर इसके विपरीत संकेत देता प्रतीत होता है। यह प्राचीन खोजों, गुमशुदा समुद्री यात्राओं या उस ज्ञान के बारे में अत्यावश्यक प्रश्न उठाता है जो वर्तमान अकादमिक सहमति से कहीं अधिक व्यापक है। जैसे जैसे शोधकर्ता सक्कारा शिला का विश्लेषण करना जारी रखते हैं, दुनिया प्राचीन वैश्विक संबंधों की संभावनाओं पर पुनर्विचार करने और सहस्राब्दियों से रेत के नीचे दबे एक गहरे रहस्य का सामना करने के लिए मजबूर हो जाती है। खुदाई दल द्वारा सदियों की धूल और मलबे को सावधानीपूर्वक हटाने के क्षण से ही पत्थर की शिला अपने आप को पूरी तरह से बेमेल साबित कर गई। सक्कारा कब्रिस्तान में पाए जाने वाले सामान्य चूना पत्थर या बलुआ पत्थर के विपरीत इस शिला की सतह असामान्य रूप से गहरे, लगभग ज्वालामुखीय धूसर रंग की थी। पुरातत्वविदों को शुरू में संदेह था कि यह कोई स्थानीय कलाकृति हो सकती है, लेकिन पेट्रोग्राफिक परीक्षणों ने इस धारणा को तुरंत गलत साबित कर दिया। विस्तृत प्रयोगशाला विश्लेषण से पता चला कि यह पत्थर एंडेसाइटिक बेसाल्ट का एक प्रकार था, जो पृथ्वी की परत के भीतर गहराई में जटिल भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित एक ज्वालामुखी चट्टान है। विशेषज्ञों को सबसे चौंकाने वाली बात इसकी खनिज संरचना थी, जो दक्षिण अमेरिका के ऊंचे एंडीज में पाई जाने वाली ज्वालामुखी संरचनाओं से बिल्कुल मेल खाती थी। मुख्यतः आधुनिक पेरू के आसपास की ऊबड़-खाबड़ पर्वत श्रृंखलाएं, ये क्षेत्र भूवैज्ञानिक रूप से स्थिर रहे हैं और हजारों वर्षों से बाहरी प्रभावों से काफी हद तक अछूते रहे हैं,
जिससे मिस्र में इस पत्थर की उपस्थिति एक गहरा रहस्य बन जाती है। यह खोज एक ऐसा प्रश्न खड़ा करती है जो लगभग असंभव लगता है। अटलांटिक महासागर के पार हजारों मील दूर बना ऐसा पत्थर प्राचीन मिस्र के मकबरे के निर्माण का हिस्सा कैसे बन सकता है? इससे भी अधिक आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि इसकी सतह पर विस्तृत नक्काशी है, जिसमें महाद्वीपों की स्पष्ट रूपरेखाएं अंकित हैं, जिन्हें आधुनिक मानचित्रकार उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के रूप में पहचान लेंगे। इसके परिणाम चौंकाने वाले हैं। यह या तो समुद्र पार की गई किसी प्राचीन यात्रा का संकेत देता है, या ज्ञान के एक खोए हुए आदान प्रदान का, एक ऐसा विचार जो प्रागैतिहासिक सभ्यताओं के बारे में विद्वानों की सभी मान्यताओं को चुनौती देता है। इतने भारी एंडेसाइट शिलाखंड को महाद्वीपों के पार ले जाने के लिए किसके पास साधन, ज्ञान और प्रेरणा थी? क्या यह कोई उपहार था, कोई अवशेष था, या कोई गुप्त संदेश था? नागाड़ा संस्कृति की गूंज। मकबरे के पुरातात्विक संदर्भ ने रहस्य को और गहरा कर दिया। कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह कब्र लगभग 3100 ईसा पूर्व की है, जो इसे मिस्र के नागादा तृतीय काल में मजबूती से स्थापित करती है। यह एक महत्वपूर्ण युग था जो तीव्र सामाजिक जटिलता और सांस्कृतिक नवाचार से चिह्नित था। ऊपरी और निचले मिस्र के पहले फिरौन के अधीन एकीकरण से कुछ दशक पहले का। कब्र के भीतर मिली कलाकृतियां एक उच्च पदस्थ व्यक्ति की उपस्थिति के अनुरूप थीं। बारीकी से तराशे और पॉलिश किए गए काले रंग के लाल मिट्टी के बर्तन कुशल कारीगरी और धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग का संकेत देते हैं। प्रतीकात्मक नक्काशी वाले चकमक पत्थर के औजार चित्रित पैलेटों के बगल में रखे थे, जिनका उपयोग संभवतः खनिजों को पीसकर नागाड़ा कला की विशेषता वाले चमकीले रंगों को बनाने के लिए किया जाता था। ये सभी वस्तुएं सामूहिक रूप से एक ऐसी संस्कृति की कहानी कहती हैं जो न केवल गहरी आध्यात्मिक थी, बल्कि व्यापक व्यापारिक नेटवर्क में भी शामिल थी। इतिहासकारों ने लंबे समय से नागाड़ा लोगों को नील नदी और उससे आगे के क्षेत्रों के कुशल नाविक के रूप में मान्यता दी है। हाल ही में मिले पुरातात्विक निष्कर्ष दूर दराज के देशों के साथ उनके व्यापार की पुष्टि करते हैं, जैसे कि इथियोपिया के ज्वालामुखी क्षेत्रों से प्राप्त ऑब्सीडियन, जिसके लिए साहसिक अभियानों की आवश्यकता होती थी, और लैपिस लाजुली, जो अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों से आयातित एक अर्धकीमती पत्थर है। ये संबंध अकेले ही एक आश्चर्यजनक रूप से व्यापक विश्व दृष्टि का संकेत देते हैं। फिर भी पत्थर पर कथित तौर पर अमेरिकी महाद्वीपों का चित्रण स्वीकृत इतिहास के लिए एक और भी बड़ी चुनौती बन गया। क्या नागादा सभ्यता के पास उन भूमि के बारे में ज्ञान या मिथक हो सकते थे जो उस महासागर के पार थीं, जिसे मनुष्य ने अभी तक आधिकारिक तौर पर पार नहीं किया था? क्या मौखिक परंपराओं ने समुद्री यात्राओं की यादों को संरक्षित रखा था, या प्राचीन मिस्र और अमेरिका के बीच आदान प्रदान के अज्ञात मार्ग थे? यह अब केवल कलाकृतियों की उत्पत्ति का प्रश्न नहीं रह गया था। इसने मानव इतिहास के एक खोए हुए अध्याय की ओर इशारा किया, एक वैश्विक वृत्तांत जो किसी की कल्पना से कहीं अधिक पुराना और गहरा था। वह पत्थर महज एक नक्शा नहीं था, वह एक रहस्यमय प्राचीन ज्ञान का द्वार था, जिसे समकालीन इतिहासकार अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं। नेकिन का भुला हुआ शहर। उस कलाकृति पर खुदा हुआ शिलालेख अपने समय के मिस्र के मकबरों में आमतौर पर पाए जाने वाले शिलालेखों से बिल्कुल अलग था। फिर भी वह नेकिन में खुदाई में मिले चिन्हों से आश्चर्यजनक रूप से मिलता जुलता था, जिसे हिराकोन पोलिस के नाम से भी जाना जाता है,
जो कभी समृद्ध पूर्व राजवंशीय शहर था और जिसने प्रारंभिक मिस्र सभ्यता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नील नदी के किनारे बसा नेकिन महज एक बस्ती नहीं था। यह सांस्कृतिक, धार्मिक और तकनीकी प्रयोगों का एक जीवंत केंद्र था, जिसने आगे चलकर एक राजवंशीय राज्य की नींव रखी। पुरातत्वविदों को इसकी जटिल संरचना, मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए प्राचीन चित्रलिपि और गहन आध्यात्मिक परंपरा की झलक देने वाली प्रतीकात्मक धार्मिक छवियों ने लंबे समय से आकर्षित किया है। नेकिन की विशिष्टता का कारण एक प्राचीन शहर के लिए इसकी अप्रत्याशित परिष्कारिता थी। खुदाई में प्रभावशाली वास्तुशिल्पीय संरचनाएं सामने आईं, जो सावधानीपूर्वक शहरी नियोजन, परिष्कृत शिल्प कौशल और एक ऐसे समाज का संकेत देती हैं जो अभूतपूर्व परिवर्तन की कगार पर था। लेकिन इससे भी अधिक रोचक वे हालिया खोजें थीं, जिन्होंने वहां रहने वाले लोगों के बारे में प्रचलित धारणाओं को चुनौती दी। धुंधली पड़ चुकी भित्ति चित्रों और जर्जर अवशेषों के बीच शोधकर्ताओं ने विशाल जल निकायों में नौकाओं के चित्रण का पता लगाया, जो शांत नील नदी की तुलना में कहीं अधिक चौड़े और उग्र थे। और ऐसे जानवरों के चित्र भी मिले जो मिस्र के पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद ही नहीं थे, बल्कि दूर दराज के विदेशी जीवों से मिलते जुलते थे। एक विशेष भित्ति चित्र, जिसे लंबे समय से अनदेखा किया गया था और केवल सजावटी मानकर खारिज कर दिया गया था, अब गहन जांच के दायरे में आ गया है। जब विशेषज्ञों ने आधुनिक डिजिटल पुनर्निर्माण तकनीकों का प्रयोग किया, जिसमें उच्च रिजोल्यूशन इमेजिंग और 3D मॉडलिंग को परत दर परत जोड़ा गया, तो दृश्य का अर्थ पूरी तरह से बदल गया। ऐसा प्रतीत होता है कि यह चित्र दो महाद्वीपों की संरचना को दर्शाता है, जिसके चारों ओर घुमावदार लहरें हैं, जो एक साधारण नदी तट के बजाय एक विशाल महासागर का आभास कराती हैं। यह चित्र प्राचीन और नव विश्व के महाद्वीपों की रूपरेखा से आश्चर्यजनक रूप से मेल खाता था। यह अपने समय से कहीं आगे का भौगोलिक चित्रण था। क्या यह प्राचीन भित्ति चित्र महज प्रतीकात्मक था, पौराणिक कथाओं और कहानियों की कलात्मक अभिव्यक्ति, या फिर यह भूमध्य सागर और लाल सागर से परे यात्रा करने वाले नाविकों द्वारा पीढ़ियों से चली आ रही एक संरक्षित सांस्कृतिक स्मृति का प्रतीक था? यह संभावना कि प्राचीन मिस्रवासियों को विशाल महासागरों के पार की भूमि का ज्ञान था या उनसे संपर्क भी था, मानव इतिहास की हमारी समझ में एक नया अध्याय खोलती है। नेक्केन, जिसे कभी स्थानीय विकास का अवशेष माना जाता था, अब प्राचीन अन्वेषण और आदान प्रदान की एक भूली हुई कहानी को उजागर करने की कुंजी हो सकता है। कोकीन मम्मी का मामला। दशकों तक अकादमिक समुदाय ने उन साक्ष्यों पर संदेह जताया जो यह दर्शाते थे कि प्राचीन विश्व की सभ्यताओं का कोलंबस से बहुत पहले अमेरिका से संपर्क था। हालांकि 1990 के दशक में हुई एक खोज ने विवाद को जन्म दिया है और उस स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए बाध्य किया है। फोरेंसिक विश्वविज्ञानी डॉ. स्वेतलाना बालाबानोवा ने 3000 वर्ष से भी अधिक पुराने मिस्र के ममियों से लिए गए बाल और ऊतक के नमूनों का विश्लेषण किया। उनके निष्कर्ष चौंकाने वाले थे। ममीकृत अवशेषों में कोकीन और निकोटीन के अंश पाए गए, जो उस काल में केवल अमेरिका में पाए जाने वाले पौधों से प्राप्त पदार्थ थे। उस समय मुख्यधारा के विद्वानों ने इन परिणामों को बड़े पैमाने पर खारिज कर दिया या अनदेखा कर दिया। प्रचलित सिद्धांत यह था कि ऐसे निष्कर्ष संदूषण या प्रयोगशाला त्रुटि के कारण ही हो सकते हैं। आखिर नई दुनिया के पौधों से पदार्थ प्राचीन मिस्रवासियों के शरीरों तक कैसे पहुंच सकते थे,
जबकि अटलांटिक पार की कोई भी जात यात्रा सदियों पहले हुई थी। ये आंकड़े मानव संपर्क और व्यापार मार्गों की स्वीकृत समय रेखा से मेल नहीं खाते थे। हालांकि फोरेंसिक विज्ञान में हालिया प्रगति और कई स्वतंत्र प्रयोगशालाओं द्वारा डॉकिंग की बालाबानोवा के परीक्षणों के दोहराव से वही चिंताजनक परिणाम सामने आए हैं। मम्मी के ऊतकों में इन रासायनिक यौगिकों की उपस्थिति की पुष्टि उच्च स्तर की सटीकता और पुनरुत्पादकता के साथ की गई है। अब आकस्मिक संदूषण की संभावना अत्यंत कम मानी जाती है। इस वैज्ञानिक पुष्टि से हमें एक चुनौतीपूर्ण संभावना का सामना करना पड़ता है। वास्तव में प्राचीन मिस्र और अमेरिका के बीच किसी न किसी रूप में समुद्री संपर्क हुआ था, चाहे प्रत्यक्ष यात्राओं के माध्यम से हो, मध्यस्थ व्यापारियों द्वारा हो या अज्ञात समुद्री नेटवर्क के द्वारा। ये निष्कर्ष एक ऐसे प्राचीन विश्व का संकेत देते हैं जो पहले की कल्पना से कहीं अधिक परस्पर जुड़ा हुआ था। इसके प्रभाव पुरातत्व, मानव विज्ञान और इतिहास जैसे विभिन्न विषयों तक फैलते हैं और मानव सभ्यता के बारे में हमारी समझ को आकार देने वाली पुरानी धारणाओं का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता पैदा करते हैं। इन प्रारंभिक खोजकर्ताओं को किन उद्देश्यों ने प्रेरित किया होगा? क्या वे संसाधनों, ज्ञान या आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की तलाश में थे? और इस तरह के संपर्क ने मिस्र की संस्कृति और प्रौद्योगिकी के विकास को कैसे प्रभावित किया? कोकीन युक्त मम्मी का मामला केवल समय सीमाओं को ही चुनौती नहीं देता, बल्कि उन ढांचों को भी चुनौती देता है जिनके माध्यम से हम प्राचीन दुनिया की व्याख्या करते हैं, और उन अनसुलझे रहस्यों की ओर इशारा करता है जिन्हें अभी पूरी तरह से उजागर किया जाना बाकी है। पिरामिडों की समानताएं। जैसे जैसे शोधकर्ताओं ने प्राचीन मिस्र और मेसो अमेरिकी सभ्यताओं के बीच संबंधों का गहन अध्ययन किया, एक उल्लेखनीय पैटर्न उभरने लगा जिसने पृथक सांस्कृतिक विकास के बारे में लंबे समय से चली आ रही धारणाओं को चुनौती दी। दशकों से पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने दोनों क्षेत्रों में फैले पिरामिडों की स्थापत्य कला की भव्यता पर आश्चर्य व्यक्त किया था। फिर भी इन समानताओं को अक्सर महज संयोग या सामान्य मानवीय आवश्यकताओं से उत्पन्न समानांतर विकास मानकर खारिज कर दिया जाता था। हालांकि जब इन समानताओं का बारीकी से अध्ययन किया जाता है तो इनमें जटिलता की कई परतें छिपी होती हैं जो कहीं अधिक गहन अर्थ की ओर इशारा करती हैं। दोनों संस्कृतियों ने विशाल पिरामिड नुमा संरचनाएं बनाईं जो न केवल स्मारकीय मकबरे या महल के रूप में कार्य करती थीं, बल्कि पवित्र अनुष्ठान केंद्रों के रूप में भी, ऐसे स्थान जहां आध्यात्मिक और सांसारिक जगत का मिलन होता था। मिस्र के पिरामिड, विशेष रूप से गीजा पठार पर स्थित पिरामिड, को मुख्य दिशाओं और खगोलीय पिंडों के साथ सावधानीपूर्वक संरेखित किया गया था। इसी प्रकार मेसो अमेरिका के पिरामिड, चाहे वे टियोटिहुआकन के सीढ़ीदार पिरामिड हों या माया सभ्यता की प्रतिष्ठित संरचनाएं, सूर्य, चंद्रमा और तारों के साथ जटिल संरेखण प्रदर्शित करते थे। सबसे रोचक संरेखणों में वे हैं जो ओरियन की पेटी और सीरियस तारे जैसी प्रमुख खगोलीय विशेषताओं की ओर उन्मुख थे। मिस्र में ओरियन का मृत्यु और पुनर्जन्म के देवता ओसिरिस से गहरा संबंध था, जो आत्मा की शाश्वत यात्रा का प्रतीक था। इसी बीच मेसो अमेरिकन संस्कृतियों में भी ओरियन और उससे संबंधित नक्षत्रों का आदर किया जाता था और उन्हें कृषि चक्र, परलोक यात्राओं और जीवन मृत्यु के चक्र को नियंत्रित करने वाली पौराणिक कथाओं में पिरोया जाता था। वास्तुकला और खगोल विज्ञान के अलावा दोनों सभ्यताओं ने जटिल देव मंडल विकसित किए जिनमें कृषि, मृत्यु
परलोक और ब्रह्मांडीय व्यवस्था से जुड़े देवता शामिल थे। उनकी बहुदेववादी विश्वास प्रणालियों में समान विषयगत समानताएं थीं, जैसे कि उर्वरता, आकाशीय गतियों और प्रकाश और अंधकार के बीच संतुलन को नियंत्रित करने वाले देवता। ये देवता अमूर्त नहीं थे। उनकी पूजा दैनिक जीवन, अनुष्ठानों और राज्य प्रशासन से गहराई से जुड़ी हुई थी। जटिल लेखन प्रणालियों का उपयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मिस्र के चित्रलिपि अपनी चित्रात्मक समृद्धि और प्रतीकात्मक गहराई के लिए लंबे समय से प्रशंसित रहे हैं, जबकि माया लिपियों जैसी मेसो अमेरिकी लिपियों में भी इसी प्रकार के अलंकृत चित्रलिपि और ध्वन्यात्मक तत्वों का संयोजन देखने को मिलता है। दोनों प्रणालियों में धार्मिक ग्रंथों, पंचांग संबंधी आंकड़ों और ऐतिहासिक वृत्तांतों को अंकित किया जाता था। सौर कैलेंडर इन सांस्कृतिक अभिसरणों को और भी अधिक बल देते हैं। मिस्रवासियों ने सीरियस तारे के उदय से जुड़ा एक 365 दिवसीय कैलेंडर विकसित किया, जो नील नदी की वार्षिक बाढ़ और कृषि के पुनरुद्धार का प्रतीक था। इसी प्रकार मेसो अमेरिकी समाजों ने जटिल सौर और अनुष्ठानिक कैलेंडर बनाए, जैसे माया हब और जुल्किन, जो समय निर्धारण, अनुष्ठानिक घटनाओं और ब्रह्मांडीय चक्रों को नियंत्रित करते थे। मुख्यधारा के पुरातत्व ने अक्सर इन समानताओं को अभिसारी विकास की अवधारणा के माध्यम से समझाया है, जिसमें स्वतंत्र समाज समान पर्यावरणीय दबावों और मानवीय आवश्यकताओं के प्रति प्रतिक्रिया करते हुए प्रत्यक्ष संपर्क के बिना तुलनीय समाधानों तक पहुंचते हैं। फिर भी बढ़ते हुए प्रमाण और नए व्याख्यात्मक ढांचे कुछ विद्वानों को एक साहसिक प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। क्या ये आश्चर्यजनक समानताएं साझा ज्ञान के अवशेष हो सकती हैं? क्या प्रारंभिक समुद्री संस्कृतियों ने विशाल महासागरों को पार किया होगा और वास्तुकला शैलियों, ब्रह्मांडीय विचारों और धार्मिक अवधारणाओं को महाद्वीपों के बीच पहले की सोच से कहीं पहले प्रसारित किया होगा? यह संभावना प्राचीन मानव क्षमताओं, नौवहन और सांस्कृतिक प्रसार के बारे में मूलभूत मान्यताओं को चुनौती देती है। यह इतिहास के पुनर्मूल्यांकन को भी आमंत्रित करती है, न कि इसे अलग-थलग रैखिक प्रगति के रूप में, बल्कि महासागरों और युगों तक फैले अंतःक्रियाओं, प्रवासों और आदान प्रदान के एक जटिल जाल के रूप में देखने के लिए। जानबूझकर छिपाया गया नक्शा, शिलाखंड और उससे जुड़ी कलाकृतियों के आसपास के रहस्य की गहराई तब और स्पष्ट हुई जब विशेषज्ञों ने उस पर कथित रूप से उकेरे गए शिलालेखों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया। समय और मौसम के प्रभाव से मूल चिन्हों का अधिकांश भाग कथित तौर पर मिट गया था, जिससे धुंधले निशान रह गए थे जो नंगी आंखों से मुश्किल से दिखाई देते थे। इन रहस्यों को उजागर करने के लिए टीम ने उन्नत मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजिंग तकनीकों का उपयोग किया, जिससे सामान्य प्रकाश में अदृश्य छिपे हुए चिन्हों को स्पष्ट रूप से देखा जा सका। जो बात सामने आई वह एक रहस्यमय लेकिन मर्मस्पर्शी वाक्यांश था, जिसकी व्याख्या प्रारंभिक प्रोटो मिस्र लिपि के संदर्भों के माध्यम से की गई। हमने जुड़वां भूमि देखी। सूर्य कभी अस्त नहीं होता, लेकिन वहां परछाइयां विचरण करती हैं। रूपकों से ओतप्रोत यह भावपूर्ण कथन मात्र भौगोलिक वर्णन से कहीं अधिक अर्थ व्यक्त करता है। संभवतः यह वाक्यांश मानचित्र की रूपरेखा में दर्शाए गए दो विशाल महाद्वीपों को संदर्भित करता है, जो मिस्र की परिचित दुनिया से परे के क्षेत्रों की अभूतपूर्व स्वीकृति है। फिर भी इस वाक्यांश का भयावह स्वर कई अनसुलझे प्रश्न खड़े करता है। यह धारणा कि सूर्य कभी अस्त नहीं होता एक ऐसे क्षेत्र का संकेत देती है जहां निरंतर दिन का उजाला रहता है,
एक शाश्वत चमक जो प्राकृतिक चक्रों को चुनौती देती है। वहां परछाइयों के मंडराने की चेतावनी इस बात का संकेत देती है कि इस प्रकाशित क्षेत्र में अज्ञात, शायद खतरनाक शक्तियां छिपी हुई हैं। ऐसी आकृतियां या घटनाएं जिन्हें वहां जाने वाले लोग पूरी तरह से समझ नहीं पाए। इस तरह की भाषा से संकेत मिलता है कि यह यात्रा कोई साहसिक विजय या आनंदमय खोज नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी भरी कहानी थी। एक ऐसा अभियान जिसे विचलित करने वाली वास्तविकताओं का सामना करना पड़ा, जिससे भय, गलतफहमी या यहां तक कि पीछे हटना भी पड़ा। यह शिलालेख खोजकर्ताओं द्वारा एक ऐसी दुनिया का सामना करने का चित्रण करता है जो उनकी अपेक्षाओं से परे थी, संभवतः शत्रुतापूर्ण या उनकी समझ से परे थी। कहा जाता है कि मकबरे के भीतर शिलाखंड की स्थिति में ही और भी सुराग छिपे हैं। उत्सव के शिलालेखों के विपरीत, जिन्हें प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए, इस शिलाखंड को जानबूझकर अंदर की ओर मुख करके रखा गया था, जो सावधानी पूर्वक रखे गए घड़ों की एक श्रृंखला के पीछे छिपा हुआ था। इसका गुप्त स्थान जानबूझकर दमन या गोपनीयता का संकेत देता है। जिसने भी इस शिलाखंड को दफनाया, वह कथित तौर पर नहीं चाहता था कि इसका संदेश व्यापक रूप से जाना या सराहा जाए। इसके बजाय ऐसा लगता है कि इसे भौतिक और लाक्षणिक दोनों अर्थों में गहराई से दफना दिया गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे भूल जाएं। छिपाने का यह कृत्य दर्शाता है कि शिलापत्र में निहित ज्ञान खतरनाक या शर्मनाक था, जिसे सामूहिक स्मृति से मिटा देना आवश्यक था। इसका तात्पर्य यह है कि उस प्राचीन यात्रा के दौरान जो कुछ भी पाया गया, वह विजय की विरासत नहीं, बल्कि एक गहरा रहस्य था, जिसने विश्व दृष्टिकोण को चुनौती दी और चुप्पी साधने की मांग की। इसके निहितार्थ अत्यंत गंभीर हैं। यह नक्शा महज दूर दराज की भूमि का अभिलेख नहीं था। यह पत्थर पर उकेरी गई एक चेतावनी थी, और वह चेतावनी, जिसे जानबूझकर सावधानी पूर्वक दफनाया गया था, कथित तौर पर सहस्राब्दियों से गूंजती रहती है, जो हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि प्राचीन खोजकर्ताओं को वास्तव में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, और मानव इतिहास के कुछ अध्याय धूल और मौन की परतों के नीचे क्यों छिपे हुए हैं। लक्सर में खुदाई में मिले एक प्राचीन ओबेलिस्क पर खुदे हुए शिलालेखों का विद्वानों ने जैसे जैसे गहराई से अध्ययन किया, उनकी प्रारंभिक धारणाएं धराशायी होने लगीं। पहले इन्हें केवल औपचारिक देवताओं या फराओं का गुणगान करने वाले प्रतीक मात्र मानकर खारिज कर दिया गया था, लेकिन अब यह स्मारक कथित तौर पर कहीं अधिक गहन रहस्य प्रकट करता है। आधुनिक इमेजिंग तकनीकों और भाषाई विशेषज्ञता के साथ सावधानीपूर्वक पुनः अध्ययन किए गए चित्रलिपि पश्चिम के एक पोत के बारे में गूढ़ शब्दों में बात करते हैं, जो विशाल जल के पार से यात्रा कर रहा एक रहस्यमय जहाज है। यह विशाल जल स्पष्ट रूप से महासागर है, और पश्चिम दिशा प्राचीन मिस्र वासियों के लिए दूर देशों, विशेषकर विशाल समुद्रों के पार से शायद ही कभी जुड़ी होती थी। ओबेलिस्क पर लिखे लेख में इस यात्रा का वर्णन शांत समुद्र में एक रहस्यमयी उपस्थिति से सामना करने के रूप में किया गया है, जो उनके संसार के लिए अज्ञात, शायद खतरनाक, शांत जल की एक भयावह छवि प्रस्तुत करता है। इसमें सोने, मृत्यु और सन्नाटे से समृद्ध एक भूमि का भी उल्लेख है। एक ऐसा भयावह त्रय जो न केवल धन बल्कि खतरे और एक रहस्यमय सन्नाटे का संकेत देता है, संभवतः किसी संघर्ष या भूली हुई आपदा के बाद का दृश्य। जब इस ओबेलिस्क से मिले रहस्यों को रहस्यमय सक्कारा मानचित्र के साथ जोड़ा जाता है, जो आश्चर्यजनक रूप से अमेरिकी महाद्वीपों के कुछ हिस्सों को दर्शाता प्रतीत होता है,
और मिस्र की ममी में पाए गए कोकीन और निकोटीन के अंशों के चौंकाने वाले प्रमाणों के साथ, जो वैश्विक व्यापार से पहले केवल अमेरिका में ही पाए जाते थे, तो एक जटिल और भयावह तस्वीर उभरती है। यह इंगित करता है कि प्राचीन मिस्रवासी केवल नदी या रेगिस्तान में रहने वाले नहीं थे, बल्कि वे खोजकर्ता थे जिन्होंने संभवतः अटलांटिक महासागर को पार किया था और उन भूमियों तक पहुंचे थे जिन्हें हजारों वर्षों बाद तक अछूता माना जाता था। फिर भी इन अविश्वसनीय संबंधों के बावजूद कहानी कथित तौर पर और भी भयावह हो जाती है। इस ओबेलिस्क का संदेश जानबूझकर भुलाने की एक कोशिश को दर्शाता है, एक ऐसी चुप्पी जो न तो आकस्मिक थी और न ही ज्ञान के लुप्त होने के कारण, बल्कि जानबूझकर दबाई गई थी। प्राचीन अभिलेखों की यह खामोशी एक सुरक्षात्मक आवरण थी, शायद इतिहास के उस अध्याय को मिटाने के लिए बनाई गई थी जो इतना विवादास्पद या दर्दनाक था कि उसे खुले तौर पर संरक्षित नहीं किया जा सकता था। यह चुप्पी किसी चूक से कहीं अधिक मिस्रवासियों द्वारा स्वयं एक सोची समझी साजिश प्रतीत होती है, ताकि उस रहस्य को दबा दिया जा सके जो उनकी ज्ञात दुनिया की नींव को ही चुनौती देता है। आज भी विशेषज्ञ इस प्राचीन कथा को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि यह रहस्य और विवादों से घिरी हुई है। खबरों के मुताबिक किसी भी बड़े संग्रहालय ने सक्कारा मानचित्र या उससे जुड़े शिलालेखों को प्रदर्शित नहीं किया है। मिस्र का पुरातत्व मंत्रालय इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है और इन कलाकृतियों पर टिप्पणी करने या इन्हें जनता के लिए उपलब्ध कराने से इनकार कर रहा है। इन खोजों में शुरू में शामिल रहे कई विद्वान और पुरातत्वविद भी अब हिचकिचा रहे हैं और साक्षात्कार और सार्वजनिक चर्चाओं से बच रहे हैं, क्योंकि इसके निहितार्थों का महत्व अब स्पष्ट होता जा रहा है। इस हिचकिचाहट का कारण स्पष्ट है। यदि ये निष्कर्ष प्रामाणिक हैं और बढ़ते प्रमाण इनकी प्रामाणिकता का दृढ़ता से समर्थन करते हैं, तो ये मानव इतिहास की स्थापित समझ को मौलिक स्तर पर चुनौती देते हैं। सदियों से इतिहासकार और पुरातत्वविद यह मानते आए हैं कि प्राचीन और नए विश्व के बीच महासागरीय संपर्क 15वीं शताब्दी में अन्वेषण युग से पहले नहीं हुआ था। यह माना जाता था कि प्राचीन सभ्यताएं भौगोलिक रूप से अलग-थलग और तकनीकी रूप से सीमित थीं। लेकिन यह मानचित्र और इससे जुड़े प्रमाण इस धारणा को पूरी तरह से गलत साबित करते हैं। इससे पता चलता है कि प्राचीन मिस्रवासियों के पास समुद्री कौशल, दिशा निर्देश का ज्ञान और विशाल महासागरों को पार करने का साहस था। यह दूरस्थ सभ्यताओं के बीच सांस्कृतिक और तकनीकी आदान प्रदान के उस स्तर को दर्शाता है जिसे पहले असंभव या काल्पनिक माना जाता था। यह खोज प्रागैतिहासिक काल की हमारी परिभाषा पर गहन पुनर्विचार करने के लिए बाध्य करती है। इससे यह संकेत मिलता है कि हमारी पाठ्यपुस्तकों में कई अध्याय जानबूझकर छोड़े गए हैं, जो मानव उपलब्धियों और प्रवास के पूरे इतिहास को बदल सकते हैं। यदि प्राचीन सभ्यताएं हमारी सोच से कहीं अधिक आपस में जुड़ी हुई और सक्षम थीं, तो समय के साथ और क्या-क्या खो गया होगा। इस पहेली से उभरने वाला एक निर्विवाद सत्य यह है कि यदि यह मानचित्र वास्तव में मौजूद है, तो यह इतिहास को फिर से लिखता है। क्या होगा यदि प्राचीन लोग हमारी कल्पना से कहीं अधिक जानते थे और ऐसे प्रमाण छोड़ गए हों जिन्हें हमें कभी नहीं खोजना चाहिए था? टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें। इस वीडियो को हमारे साथ देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।